नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भूगोल के अंतर्गत भारत की नदियों का एक सामान्य परिचय देखा था और हमने आपको बताया था कि भारत की कुल नदियों को तीन मुख्य रूप से तंत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम लोग सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में इसको विभाजित करते हैं। तो उसी क्रम में आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हम लोग देखेंगे कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों की कहाँ से इनका उद्गम होता है, कहाँ पर जाकर के ये मिलती हैं और इनकी क्या खास बातें होती हैं। हमारी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, इसके लिए आप पहले अपने पास एटलस या फिर भारत का मानचित्र जरूर रखें और उसके साथ साथ में जैसे जैसे हम मानचित्र या फिर उसका आउटलाइन बनाते चलेंगे, आपको भी साथ में मेरे बनाते चलना है ताकि पूरी की पूरी तरह से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र का मतलब हो गया, सिंधु तंत्र का मतलब हो गया कि सिंधु और इसकी सहायिकाओं के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। सिंधु और सहायिकाओं के बारे में हम लोगों को यहाँ पर आज पढ़ना है। अब आपको सबसे पहले भारत का मैप खोलना है और उस एरिया को खोलना है जहाँ पर भारत के साथ साथ में तिब्बत और चीन वाला एरिया भी आपको दिखता रहे। तो यहाँ पर हम आपको एक आउटलाइन बनाएंगे और उसी के आधार पर आप अपनी हर चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बनाते हैं दो प्रमुख झीलें हैं, जिसको हम लोग एक मानसरोवर और दूसरे को राकसताल कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको हम लोग मानसरोवर कहते हैं और यहाँ पर बनता है राकसताल। राकसताल या इसी को कहा जाता है राक्षसताल। राकसताल या राक्षसताल। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर जब समझेंगे तो इसी वाले एरिया में हिंदुकुश पर्वत, यहाँ जब आप समझेंगे तो इसी वाले एरिया में आपको कैलाश पर्वत भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अब इसी वाले एरिया में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैलाश पर्वत भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ देख लिया कि यहाँ पर मानसरोवर और राकसताल झील है, जिसको हम लोग राक्षसताल झील भी कहते हैं। अब इसी के निकट एक हिमानी है और उस हिमानी का नाम है, थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसको समझिएगा, चेम युंग डुंग नाम की यहाँ पर एक हिमानी है और इसको बुखारचू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बुखारचू भी कहा जाता है। और अगर आपके परीक्षाओं में ऑप्शन में बुखारचू रहे सिंधु नदी का उद्गम तो आप उसी को लगाएंगे, बाकी अगर चेमयुंगडुंग है तो आप उसको लगाएंगे। तो इस तरह से आपको विकल्पों का भी चयन करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि मानसरोवर राकसताल या राक्षसताल है। इसी के निकट चेमयुंगडुंग नाम की एक हिमानी है। हिमानी का मतलब है बर्फ का बहुत सारा वहाँ पर जमाव होता है। कैलाश पर्वत यहीं पर है। अब यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। यहाँ से सिंधु नदी, अब आप मान के चलिए कि यहाँ चेमयुंगडुंग हिमानी। एक चीज़ आप और समझते रहिए कि किसी भी नदी का उद्गम आपको एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं होता है, ये बताया जाता है कि आसपास के क्षेत्रों से इसका उद्गम हुआ है। तो यहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि चेमयुंगडुंग हिमानी से एक नदी का उद्गम होता है। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे और आपको एक कहानी के जरिए हम इसको पूरी बात आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक पॉइंट बनाया है, अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट से अगर हम लोग डायरेक्शन देखते हैं तो ये नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। इसके साथ में जो ये वाली डायरेक्शन होती है इसको हम लोग उत्तर पश्चिम कहते हैं।
या फिर इसी को हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। अब इसी चीज़ को आपको आगे की तरफ हमें ऐड करना है। अब यहाँ से आप बताएंगे कि चेमयुंगडुंग हिमानी से निकल करके सिंधु नदी सबसे पहले उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और आभास करना है कि आप जानते हैं कि भारत के इसी क्षेत्र में हिमालय पर्वत भी है। तो जब हिमालय पर्वत रास्ते में आएगा तो ये हिमालय पर्वत को काटेगी और काट करके फिर अपने रास्ते में आगे बढ़ेगी। हमने आपको कल भी बताया था कि सिंधु नदी, सतलज नदी, ये कैसी नदियां हैं? ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। और पूर्ववर्ती नदियों की विशेषता होती है कि अपने मार्ग में जब कभी उच्चावच का उत्थान होता है तो उसमें ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती हैं, बल्कि उनको काट करके अपने ही मार्ग में परिवर्तन नहीं करती, बल्कि उनको काट कर ही ये अपने मार्ग में आगे बढ़ जाती हैं। तो इसमें सिंधु नदी कैसी है? एक पूर्ववर्ती नदी है। और जब पूर्ववर्ती नदी है तो उच्चावच यानी कि जब हिमालय का उत्थान हुआ तो अब ये अपने मार्ग को नहीं बदलेगी, बल्कि क्या करेगी कि हिमालय पर्वत को काट कर ही ये आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ से मानसरोवर चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए हिमालय पर्वत को ये काटती है। हिमालय पर्वत को काटेगी और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा का मतलब यहाँ पर 10-5 किलोमीटर आगे बढ़ेगी, वैसे ही यहाँ पर वर्तमान समय का लद्दाख नाम का क्षेत्र मिलेगा। और लद्दाख में यहाँ पर एक जगह होता है जिसको हम लोग कहते हैं दमचौक। तो यहाँ पर आप क्या बना देंगे? लद्दाख का दमचौक स्थान यहाँ पर मिलेगा। तो लद्दाख के दमचौक स्थान पर जब पहुंच जाएगी तो यहाँ पर भी क्या करती है? ये पहाड़ों को काटती है और यहीं पर एक गॉर्ज का निर्माण करते हुए ये फिर आगे बढ़ जाती हैं। फिर जैसे जैसे ये रास्ते में बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कुछ क्षेत्र भी मिलेंगे और वो क्षेत्र आपकी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लद्दाख से ये आगे बढ़ेगी तो फिर इसके यहाँ से बढ़ रही है तो इसका मतलब ये दाहिना एरिया है। तो दाहिना क्षेत्र में इसके यहाँ पर एक जगह पड़ेगा, लेह नाम का जगह यहाँ पर मिल जाएगा आपको। फिर लेह से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जगह मिलेगा इसके बाईं ओर और उस क्षेत्र का नाम होता है कारगिल। तो कारगिल और लेह से ये नदी आगे बढ़ती है और यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो यहीं पर एक आपको पर्वत दिखता है और वो पर्वत होता है नंगा पर्वत। यहाँ पर क्या है? नंगा पर्वत है। और नंगा पर्वत से फिर ये आगे बढ़ेगी और नंगा पर्वत से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक प्रदेश पड़ता है गिलगिट नाम का। यहाँ पर गिलगिट को ये पार करती है और फिर ये आगे बढ़ जाती है। गिलगिट को पार करने के बाद जब ये आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे लास्ट में भारत का जो एक जगह होता है उसका नाम है चिलास। तो यहाँ पर भारत के क्षेत्र का नाम क्या है? चिलास, या इसी को चिल्लास भी बोला जाता है। तो भारत के चिल्लास प्रदेश को ये छोड़ती है और फिर पाकिस्तान का एक जगह है उसका नाम है दर्दिस्तान। पाकिस्तान के दर्दिस्तान में ये प्रवेश करती है और फिर ये पाकिस्तान चली जाती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे ही ये नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो यहाँ पर एक नदी आकर के मिलती है और उस नदी का नाम होता है काबुल नदी। क्या नाम है? काबुल नदी। यहाँ पर एक नदी आपसे सिंधु से और मिल गई, उसका नाम क्या हुआ? काबुल नदी। अब एक सवाल जो बहुत बड़ा होता है आपकी परीक्षाओं के लिए भी और आपकी जिज्ञासाओं के लिए भी कि सिंधु नदी का लंबाई कितना है। तो सिंधु नदी की लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि यह नदी कुछ देर तक तो कहाँ रहती है? तिब्बत के क्षेत्रों में।
फिर उसके बाद भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद फिर कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में। तो मतलब सिंधु का कुछ ही हिस्सा जो है वो भारत में स्थित है। तो वही आपसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो अगर हम लोग टोटल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर हम लोग भारत की बात करें तो 1114 किलोमीटर यानी 1114 किलोमीटर ये पूरी लंबाई होती है भारत में। तो यहाँ पर आपने ये पूरा का पूरा जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी को आपने समझ लिया। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करूंगा, ये आपकी उंगलियों पर रहेगा। सबसे पहले तिब्बत के क्षेत्र में हम लोगों ने क्या बनाया है, राकस ताल या राक्षस ताल बनाया है, मानसरोवर झील है और उसी के पास में है चेमयुंगडुंग नाम की हिमानी। फिर इसके बाद इसी को उस क्षेत्र में बुखारचू के नाम से जाना जाता है। ये नदी यहाँ से निकल करके उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती है और जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में दमचौक नाम से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से भारत में प्रवेश करने के बाद ये हिमालय पर्वत को काटती है। हिमालय पर्वत को काटते हुए फिर ये लेह पहुँचेगी, कारगिल पहुँचेगी, नंगा पर्वत के उत्तर में ये गिलगिट से होते हुए भारत के चिलास प्रदेश को छोड़कर पाकिस्तान के दर्दिस्तान में प्रवेश करती है और कुल 2880 किलोमीटर की यात्रा करके फिर ये अरब सागर में पाकिस्तान के क्षेत्र में ये आकर के मिल जाती है। अब इसकी जो दूसरी महत्वपूर्ण सहायिका है सिंधु नदी तंत्र में, जो महत्वपूर्ण सहायिका है उसका नाम क्या है, यहाँ पर सतलज नदी है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, राकस ताल झील से निकलती है और राकस ताल झील से निकलते हुए लास्ट में कहाँ पर मिल जाती है, जाकर के सिंधु नदी में। एक सवाल यहाँ पर ये आपसे पूछा जाता है, हम इसको लिख रहे हैं सतलज नदी या सतलुज नदी भी कहा जाता है। तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि सतलुज नदी को तिब्बत के क्षेत्रों में क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं तिब्बत के क्षेत्रों में लांगचेन खम्बाब। ये आपकी परीक्षाओं के लिए टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। फिर ये सतलज नदी जो है ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये पंजाब के हरिके नामक स्थान पर पहुँचती है। तो पंजाब के हरिके नामक स्थान पर जब पहुँचती है, ये क्या है, पंजाब का हरिके। पंजाब के हरिके नामक स्थान पर जब पहुँचती है तो यहाँ पर एक छोटी सी नदी आकर के मिलती है जो तकरीबन 460 किलोमीटर की है। नाम उसका व्यास नदी है। सिंधु तंत्र में केवल भारत में पूर्ण रूप से प्रवाहित होने वाली नदी है, नाम उसका व्यास है और ये पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में आकर के मिल जाती है और फिर ये नदी आगे बढ़ कर के सिंधु नदी में विलीन होती है। यहाँ पर आपको अब हमें दूसरा चीज़ देखना है कि व्यास नदी, यहाँ पर इसकी लंबाई भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि सतलज नदी की लंबाई कितनी है। तो सतलज नदी की जो कुल लंबाई है, सतलज की कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये होता है 1450 किलोमीटर। लेकिन अगर भारत की बात करते हैं कि भारत में कितना है, तो वो होता है 1050 किलोमीटर। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। सिंधु हो गया और सतलज हो गया। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उसी तरह से आपको समझना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी नदी किस में मिल रही है। हमने आपको सबसे पहले सिंधु बताया, सिंधु में सतलज बनाया और सतलज में ही रास्ते में हमको व्यास मिल गई, हमने उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया। अब हमें व्यास नदी के बारे में आपको जानकारी देना है। तो व्यास नदी जो है ये यहीं पर एक दर्रा है और उसका नाम है रोहतांग दर्रा और यहीं पर एक कुंड है उसका नाम है व्यास कुंड। तो ये व्यास नदी जो है ये व्यास कुंड से होकर के निकलती है और व्यास कुंड से निकलने के बाद ये धौलाधर श्रेणी को काटती है।
किसको काटती है? धौलाधर श्रेणी को काटती है और धौलाधर श्रेणी को काटते हुए फिर ये आगे बढ़ती है और कहाँ पर जाकर के मिल जाती है? 460 किलोमीटर की यात्रा करती है और 460 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ये सतलज नदी में मिलती है पंजाब के हरिके नामक स्थान पर। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये सिंधु नदी तंत्र में मिलने वाली सबसे छोटी नदी है और छोटी नदियों के साथ साथ में ये पूर्णतः पूरी तरह से भारत में है। बाकी की सारी नदियाँ कुछ न कुछ इनका क्षेत्र किसी अन्य देश में भी पड़ता है। अब यहाँ पर हमने सिंधु देखा, व्यास देखा, सतलज देखा। अब हमारे पास झेलम है, रावी है और चेनाब है। तो झेलम, रावी और चेनाब को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अब जो चौथे नंबर पे आपको नदी बनानी है वो आपको बनाना है चेनाब नदी को। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। अब हिमाचल प्रदेश में ही यहाँ पर एक ज़िला है लाहौल, हिमाचल प्रदेश का लाहौल ज़िला है और यहीं पर एक दर्रा है, उसका नाम है बड़ा लाचा। ये कौन सा जिला है, कौन सा दर्रा है यहाँ पर? बड़ा लाचा। तो बड़ा लाचा से यहाँ पर इसके दोनों किनारों पर दो छोटी छोटी सरिताएं हैं और दो छोटी छोटी सरिताओं में एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। तो चंद्रा और भागा नाम की दो अलग अलग छोटी छोटी सरिताओं से ये मिलती हैं और यहाँ पर तंडी नामक स्थान पे ये मिलती हैं और जब आगे बढ़ती हैं तो वहीं से क्या हो जाता है? चेनाब नदी। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में चेनाब नदी को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ से जब चंद्रा और भागा ये दोनों नदियाँ एक साथ अपने में विलीन होती हैं तो मिलने के बाद फिर ये आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर फिर ये कहाँ पर मिलाना है आपको? इसको सतलज में मिलाना है। इस नदी का नाम क्या है? चिनाब है या चेनाब भी आप लिखते हैं। तो चिनाब या चेनाब है, ये फिर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए ये किस नदी में जाकर के मिलती है? तो ये मिल जाती है सतलज नदी में मिल जाती है। फिर यहाँ पर एक नदी और आपको मिलाना है। थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरह से बना दें तो स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ये चेनाब नदी। अब यहाँ पर हमको मिलाना है एक नदी, उसका नाम है रावी नदी। तो चेनाब में आपको कौन सी नदी को मिलाना है? तो रावी नदी को मिलाना है और रावी नदी जो है वो भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है और हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला है, कांगड़ा जिला में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे से ही रावी नदी का उद्गम होता है और फिर ये नदी क्या होती है? आगे बढ़कर किस में मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। फिर यहाँ पर जो अगली और महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी झेलम नदी। इसको अगर आप लोग लिख लिए हों तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर अब जो अगली नदी मिलाना है वो आपको मिलाना है झेलम नदी को। तो झेलम नदी को मिलाने के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं कि यहाँ दो झीलें हैं, एक का नाम है वूलर झील और एक का नाम है शेषनाग झील। तो वूलर और शेषनाग झील के क्षेत्रों से झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से। फिर ये नदी आगे बढ़ती है और लास्ट में आपको कहाँ पर मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। लेकिन अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो झेलम नदी से संबंधित है। मैं यहाँ इसका नाम लिखकर बाकी की चीज़ें आपको अलग से बता रहा। तो झेलम नदी का यहाँ पर आपने नाम लिखा है और ये नदी जो है कहाँ पर मिलती है? चेनाब में जाकर के मिलती है। एक बात यहाँ पर कंफर्म हो गई आपको कि झेलम नदी निकलती कहाँ से है? तो वो शेषनाग से निकलती है। शेषनाग झील से निकल के ये आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक जगह है उसका नाम है
ट्रिग्मू, ट्रिग्मू के निकट ये चेनाब में विलीन होती है। लेकिन अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे जब आप जम्मू कश्मीर का मैप बनाते हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र का जब आप मैप बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है ये, और जो ये वाला एरिया है आपको एक लगभग ये सीधी लाइन मिलती है। तो यहाँ पर दो जगह हैं, मीरपुर है और मुजफ्फराबाद है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद के बीच में ये भारत और पाकिस्तान के बीच में उनकी बाउंड्री भी बनाता है, उनकी सीमा रेखा भी बनाता है। और ये जो डिस्टेंस होती है ये तकरीबन होती है 170 किलोमीटर के आसपास। तो 170 किलोमीटर ये झेलम नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में इसकी सीमा भी बनाता है और पूरी की पूरी 724 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। 724 किलोमीटर की लंबाई तय करती है और 724 किलोमीटर पूरा चलने के बाद ये फिर कहाँ पर जाके मिल जाती है, चेनाब नदी में। तो यहाँ पर आपने ये पूरा का पूरा ये देख लिया कि हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि मिठानकोट में सतलज और सिंधु का मिलन होता है अरब सागर के क्षेत्रों में, मुल्तान के निकट। तो यहाँ पर आपने देख लिया है कि पूरा जो सिंधु नदी तंत्र है, मतलब सिंधु और उसकी सहायिकाएं, इसको हमने आपको एक आउटलाइन बना दिया है। अब इसी तरह से आपको माइंड में अपने चलाना है, माइंड में आपको चीज़ों को सेट करना है। हम लोग अगर ब्रीफली इसके उद्गम और मिलन की बात कर लें तो सिंधु नदी चेमयुंगडुंग हिमानी से अरब सागर में, फिर इसके बाद यहाँ से निकलती है झेलम नदी शेषनाग से। तो झेलम कहाँ पर मिलती है, चेनाब में। चेनाब कहाँ से मिलती है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के रूप में, और लास्ट में कहाँ मिलती है, सतलज में। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से ही निकलती है रावी नदी और ये कहाँ पर मिलती है, चेनाब में। फिर सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल झील से, और हरिके नामक स्थान में अपने आप में व्यास को मिलाते हुए आगे बढ़ती है और फिर मिठानकोट में जाकर सिंधु नदी में ये विलीन हो जाती है। तो ये सिंधु नदी तंत्र आपने पूरा देख लिया है। यहाँ पर हमने नदियों के रेफरेंस में बात किया है, अभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं या अन्य सब चीज़ों की बात नहीं किया हूँ। अब इतना पढ़ने के बाद अब आप कोई भी सवाल लगाइए जो सिंधु नदी तंत्र से संबंधित है, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ में आपको मैप भी देखना है और इसका नोट्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका लिंक है, आप उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो पूरी तरह से हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें किस तरह के सिस्टम हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, ताकि उसके बारे में भी आपको पूरा अंदाज़ा लग सके। हालांकि अभी आप हमारे क्लास में एडमिशन लेना चाहेंगे ऑनलाइन बैच में, तो वहाँ पर एडमिशन आपको चल रहा है, एडमिशन प्रक्रिया अभी जारी है। सबसे बड़ी बात है कि 3 नवंबर तक आप अगर एडमिशन लेते हैं तो फीस में आपको जो छूट दी गई है वो छूट आपको मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरी नदियाँ, अब इसके बाद जो नदियाँ बची हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को शामिल करेंगे और उसके साथ में जो महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उसको भी हम लोग शामिल करेंगे और इस तरह से आपका जो अपवाह तंत्र है वो आपका पूरा हो जाएगा। कुछ यहाँ पर थ्योरेटिकल सिद्धांत भी हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे, तब जाकर के ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर क्लियर होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।